गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के न्यूज़पेपर की, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जस्टिस पीएस नरसिम्हा जी, इन्होंने एनटीए को ब्लेम किया है जो अभी 2026 का नीट पेपर लीक हुआ है। अब एक्चुअली आप एक बात नोटिस करो कि देखो, इंडिया में कई बार पेपर लीक हुए हैं। इनफैक्ट जो 2024 में था ना, वहां पर भी नीट का पेपर लीक हुआ था। पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो बहुत ही लोकल लेवल के ऊपर हुआ था, एक छोटे स्केल के ऊपर हुआ था। पर इस बार का जो पेपर था 2026, वो तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गया था। तो इस बार का पेपर तो कैंसिल ही करना पड़ा क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था। 2024 में भी सेम दिक्कत आ रही थी कोर्ट के सामने। उनको डर था कि कितने बड़े लेवल के ऊपर लीक हुआ है। तो जब पता लगा कि लीक हुआ है पर बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं फैला, तो उस टाइम के ऊपर उनको बहुत सारी पिटीशन सुननी पड़ी। एंड एट द सेम टाइम कोशिश ये करी गई कि कैंसिल ना करना पड़े, लोकल चीज़ों को यहाँ पे हैंडल करने की कोशिश करी जाए। तो उस टाइम भी बहुत सारी चीज़ें, दिक्कतें सुप्रीम कोर्ट को फेस करने को मिली थी। तो उसी 2024 से एनटीए को सबक लेना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ियां हुई हैं उनके प्रोसेस के अंदर, जिस वजह से पेपर लीक हुआ है। पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि एनटीए ने 2024 के लीक से कुछ भी नहीं सीखा, और जिस वजह से ये 2026 का पेपर लीक हुआ। एंड लगभग 22 से 23 लाख जो बच्चे हैं, उनको यहाँ पर अब दोबारा एग्जाम ये देना पड़ेगा। उनके भविष्य के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है। अब पॉइंट यहाँ पे आता है कि देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्टली यहाँ पे एनटीए को बोला है, क्योंकि आप नोटिस करो, उस टाइम ना 2024 के लीक के बाद एक कमेटी भी बनी थी, जो कि इसरो के चेयरमैन के राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता के अंदर कमेटी बनी थी। उन्होंने बहुत सारी बातें रिकमेंड करी थी कि हमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए, एनटीए की अकाउंटेबिलिटी को और बढ़ाना चाहिए, बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी। पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि 2 साल के अंदर एनटीए हाथ पे हाथ रख के बैठा रहा। कुछ भी उसने अपने अंदर यहाँ पे बदलाव नहीं करे। इनफैक्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा एनटीए से कि आप बताओ भाई कि आपने क्या चेंजेस किए हैं, कुछ बदलाव किया भी, 1% भी चेंज किया है। और इनफैक्ट के कस्तूरी सॉरी राधाकृष्णन जी को भी बोला है कि आप भी बताओ कि एक्चुअल में बदलाव कुछ आया भी है एनटीए के अंदर, या जैसा चलता आ रहा था वैसा ही चलता आ रहा है। एक दिक्कत एनटीए के अंदर और भी है। वो दिक्कत पता क्या है कि जब हम बात करते हैं ना एनटीए की, तो एनटीए डायरेक्टली पार्लियामेंट को आंसरेबल नहीं है। वो दरअसल में एनटीए जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ऑपरेट करता है, जिस वजह से कैग जो है वो डायरेक्टली इसको ऑडिट नहीं कर सकता। एंड इनफैक्ट आपकी पार्लियामेंट्री कमेटीज भी हैं, यहाँ पर इसके से जो प्रोब वगैरह होता है वो नहीं कर पाती। तो ये भी एक इशू है एनटीए के रिगार्डिंग। बाकी देखो, यूपीएससी के रिगार्डिंग ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि यूपी अपनी यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, उनके रिगार्डिंग वो पार्लियामेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द दे आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट रदर शुड से। बट एनटीए केस में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि या तो देखो एनटीए कुछ बदलाव किए जाएं, या फिर इसको रिप्लेस किया जाए। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर आने वाले देश में क्या एक्शन लेता है। बट डेफिनेटली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट बात बोली है एनटीए के बारे में। दोस्तों, डेट है आज की 26 मई 2026, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। पहला टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करना है वो है इंडियन वॉर मेमोरियल इन सियोल। सियोल कहाँ है? ये आपको साउथ कोरिया के अंदर देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली मुझे आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर मुझे आपको लेकर जाना है एंड कुछ बातें बतानी है। देखो, पहली चीज तो देखो, यहाँ पर ना हम कोरिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको नॉर्थ कोरिया एंड यहाँ आपको साउथ कोरिया देखने को मिल जाएगा। हुआ पता दोस्तों, पता क्या, कि अगर हम बात करते हैं 1910 से लेकर 1945, यहाँ पर जो कोरिया वाला रीजन था ना, इसके ऊपर कंट्रोल था जापान का। जापानीज कॉलोनियल रूल यहाँ पे आपको देखने को मिला। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपका खत्म हो रहा था 1945 के समय के ऊपर, तो उस टाइम पता क्या हुआ, जो आपका नॉर्थ वाला हिस्सा था, तो नॉर्थ वाले के ऊपर आपका जो उस टाइम सोवियत यूनियन था, उसकी फोर्सेस यहाँ पे आ गई। और जो साउथ वाला हिस्सा था, यहाँ पर यूएसए की फोर्सेस यहाँ पे ऑक्युपाई कर लिया। और इनके बीच में एक लाइन यहाँ पे डिवाइड हो रही थी। इसको हम लोग 38th पैरेलल के नाम से यहाँ पे जानते हैं। यही जो 38th पैरेलल था ना, ये आगे जाके कोल्ड वॉर के अंदर ये डिवीजन आगे कंटिन्यू रहा। कोल्ड वॉर का समय आपको याद होगा, एक तरफ यहाँ पर आइडियोलॉजी चलती थी आपकी कम्युनिज्म की, और एक आपका सदर्न कोरिया के अंदर यहाँ पे कैपिटलिज्म या लिबरल डेमोक्रेसी की जो आपकी आइडियोलॉजी थी वो यहाँ पर चलती थी। बहुत बार कोशिश हुई कि दोनों को यूनिफाई किया जा पाए, पर यहाँ पर यूनिफिकेशन हो नहीं पाया। इनफैक्ट 1950 के अंदर नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर इन्वेड करने की कोशिश करी साउथ कोरिया में,
तो एडवांस किया गया, बट उस युद्ध के समय के ऊपर हमें नोटिस करने को मिलता है कि यूएन ने इंटरवेन किया, यूएसए ने वहाँ पे लीड किया, तो उसके बाद यहाँ पर ये 30th पैरेलल ही आपको दोनों के बीच में देखने को मिल जाता है। कोई फॉर्मल पीस ट्रीटी कभी इन दोनों के बीच में साइन नहीं हुई, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अभी भी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में अभी भी युद्ध चल ही रहा है, क्योंकि देयर हैज़ बीन नो फॉर्मल पीस ट्रीटी। सिर्फ एक आर्मस्टिस जो है वो यहाँ पे साइन हुआ था 1953 के अंदर। अब पॉइंट पता क्या है, ये जो कोरिया का युद्ध हुआ, यहाँ पर पार्टिसिपेशन इंडिया की तरफ से भी था। समझना इस बात को, मैं ये नहीं कह रहा कि भारत के लोग वहां पर जाके लड़े। हुआ पता क्या था कि भारत ने यहाँ पर बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन मेडिकल असिस्टेंस यहाँ पे दी थी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 60th पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस वहाँ पे डिस्पैच करी, 627 लोग भारत के मेडिकल यूनिट के वहाँ पे गए और बहुत ज़्यादा मदद करी युद्ध के समय के ऊपर, वहाँ पर जो घायल लोग होते थे उनके लिए। तो इसी वजह से भारत के जो यूनिट थे उनको मैरून एंजल्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पे सर्विस दी थी भारत के लोगों ने। एंड एट द सेम टाइम वहाँ पर एक हिंद नगर भी एस्टेब्लिश किया गया कस्टोडियन फोर्स ऑफ इंडिया के द्वारा 1954 में, ताकि जो कहीं ना कहीं युद्ध की वजह से जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे उनको यहाँ पर रखा जा पाए। 22,000 ऐसे प्रिजनर ऑफ वॉर को वहाँ पे रखा गया था हिंद नगर के अंदर। तो दैट इज़ वाई इंडिया का रोल इस पर्टिकुलर कोरियन वॉर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 75th इसकी एनिवर्सरी थी तो कोरियन वॉर की, तो उस टाइम हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी वहाँ पर गए, एंड यहाँ पर इन्होंने मिलकर इंडियन वॉर मेमोरियल यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया सियोल के अंदर। ठीक है ना, तो 25 स्क्वायर मीटर का ये इंडियन वॉर मेमोरियल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इमजिंग पार्क के अंदर होगा ये सियोल में। ठीक है, एंड इस तरह से आपको ये चीज़ मेजरली पता यहाँ पे होनी चाहिए। तो इससे हमारे जो भी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस ऑफ इंडियन आर्मी, कस्टोडियन फोर्स ऑफ इंडिया, इनका जो रोल था, उनकी बहादुरी को हम यहाँ पे ऑनर कर रहे हैं। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है IBCA, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के रिगार्डिंग। दोस्तों अभी अभी क्या हुआ है कि जो सऊदी अरेबिया है वो नया मेंबर बन चुका है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का। अब पहली चीज़ तो आप यहाँ पे समझो कि बिग कैट्स होते क्या हैं। देखो पहले भी ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले। तो जब हम बात करते हैं ना बिग कैट्स की, तो बिग कैट के अंदर आपका टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड पूमा आपको देखने को मिल जाएगा। अब इनमें से टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और चीता भारत में पाए जाते हैं। अब इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पर्पस पता क्या है, कि जो भी देश यहाँ पर इनको कंजर्व करने के लिए काम करना चाहते हैं उनको साथ लेकर आना। इसी वजह से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था 2023 में। और दरअसल में ये एस्टेब्लिशमेंट हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा करी गई थी। दरअसल में आपको याद होगा कि 1973 में हमने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था, उससे 50 साल उसके जो कंप्लीट हुए थे 2023 में कंप्लीट हुए थे, एंड 50वीं एनिवर्सरी के ऊपर ही हमने यहाँ पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को यहाँ पे लॉन्च किया था। अब सबसे पहले तो ये बात समझना कि इसके मेंबर कौन बन सकते हैं। देखो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मेंबर कोई भी यूएन कंट्री बन सकती है। प्लीज इस बात को समझना, कोई भी यूएन कंट्री इसका मेंबर बन सकती है। जरूरी नहीं है कि वहां पर ये बिग कैट्स हों या ना हो। ठीक है ना, जो होते हैं उनको हम बोलते हैं रेंज कंट्रीज, उनके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। पर अगर मान लो कोई ऐसा देश है जो कि जहां पर बिग कैट्स नहीं भी देखने को मिलते, पर अगर वो इंटरेस्टेड हैं बिग कैट्स के कंजर्वेशन के काम करने के लिए, तो वो भी यहाँ पर इसका मेंबर बन सकते हैं। तो अभी आज के समय यहाँ पर आपको इसके टोटल 26 मेंबर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें नया एडिशन आपका सऊदी अरेबिया का देखने को मिल जाएगा। बाकी इंडिया, भूटान, नेपाल, कंबोडिया, रशिया, श्रीलंका, ये सब तो है ही है। तो टोटल इस तरह से आपको 26 देश इसमें देखने को मिल जाते हैं। इसमें जो असेंबली होती है वो सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी देखने को मिल जाएगी, जिसमें सारे के सारे मेंबर स्टेट्स होते हैं। तो पहली जो असेंबली थी वो नई दिल्ली के अंदर यहाँ पे हुई थी, और इसके सेक्रेटरी आपको नई दिल्ली इंडिया में ही देखने को मिल जाते हैं। जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो यहाँ पर इसके चीफ एग्जीक्यूटिव हेड के तौर के ऊपर यहाँ पे काम करते हैं। भारत का ये देखो ये इनिशिएटिव है, तो भारत ने यहाँ पर 150 करोड़ भी हमने एलोकेट किया है 2023-24 से लेकर 2027-28 के टाइम पीरियड के लिए। और कोशिश यही है कि इसके माध्यम से अलग अलग देश साथ में आए, इनको कंजर्व करने के लिए काम करें। दैट इज द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। आगे आएंगे, अगला टॉपिक हमारे सामने है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। देखो सबसे पहले थोड़ा सा AIIB के बारे में जान लेते हैं। देखो AIIB जब हम बात करते हैं ना, इसको कई बार चाइना लेड बैंक के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि दरअसल में ये जो आइडिया था ना AIIB का, ये चाइना ने ही दिया था। 2013 में चाइना ने प्रपोज किया कि ऐसा बैंक बनना चाहिए।
फिर आगे जाके 2015 में ये पर्टिकुलर एआईआईबी बैंक जो है ये फोर्स में आता है और इसके जो ऑपरेशंस है वो 2016 से स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखो नाम में इसके भले ही एशियन है, पर ये मत समझना कि यहाँ पर सारा देश सिर्फ एशिया के होंगे, नहीं। एशिया के तो होंगे ही होंगे, बट एशिया के बाहर के भी मेंबर्स इसमें हो सकते हैं, कंट्रीज जो हैं इसके मेंबर्स बन सकते हैं। और आज के समय ना 100 से भी ज़्यादा, लगभग 111 अप्रूव्ड मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। मोर देन 100 आप यहाँ पे याद रख सकते हो। कुछ इसके रीजनल मेंबर्स हैं, कुछ इसके नॉन रीजनल मेंबर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जो भी वर्ल्ड बैंक या एडीबी के मेंबर्स हैं वो बिल्कुल इसके मेंबर्स यहाँ पे बन सकते हैं। अब मैंने आपको बताया ना ये चाइना लेड बैंक बोला जाता है, उसका एक रीजन ये भी है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है वो आपको चाइना ही देखने को मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर भारत का नंबर आता है, भारत द सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर, फिर बाद में इसके रशिया, जर्मनी, ये सारे देश इसके मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे उनकी शेयर होल्डिंग जो पैटर्न के हिसाब से। और इसका काम क्या है, लंबे समय की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अलग अलग चीज़ों को ये लोन देता है, फाइनेंसिंग देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, अलग अलग सेक्टर्स के लिए, ठीक है ना। रीजनल कॉपरेशन के माध्यम से वहाँ पर ग्रोथ हो, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशंस को और ज़्यादा डेवलप किया जाए, ये इसका पर्पस देखने को मिल जाता है। अभी पता क्या हुआ है, अभी आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि वेस्ट एशिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपको अलग अलग जगह के ऊपर तेल की दिक्कतें देखने को मिल रही हैं, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं पूरी दुनिया भर के अंदर बिकॉज ऑफ दिस वेस्ट एशिया। तो ऐसे समय के अंदर दुनिया के अलग अलग देशों को मदद करने के लिए एआईआईबी ने $10 बिलियन की फैसिलिटी जो है वो यहाँ पर लॉन्च करी है। अब इसके माध्यम से जहाँ पर भी इनको लगता है कि यहाँ पर एनर्जी शॉर्टेज चल रही है, फूड इनसिक्योरिटी है या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ गई है बिकॉज ऑफ वेस्ट एशिया का क्राइसिस, तो वहाँ पर इनको एक पैकेज यहाँ पे दिया जाएगा, $10 बिलियन का ओवरऑल पैकेज जो होगा। एंड इसके माध्यम से जो भी इम्पोर्ट्स नहीं करवा पा रहे या पैसों की कमी चल रही है तो उनको मदद के तौर के ऊपर ये चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। तो इससे फ़ायदा यही होगा कि ये जो एनर्जी डिस्ट्रप्शंस थे उससे हम यहाँ पे बच पाएंगे, एक्सटर्नल शॉक से हम यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे, एनर्जी एंड फूड सिक्योरिटी देशों में बेहतर हो पाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर पाओगे ना कि फर्टिलाइजर की शॉर्टेज है, कहीं पर तेल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, ट्रेड रूट डिस्टर्ब हो चुका है, तो इन सब वल्नरेबिलिटीज़ को यहाँ पे हम कम कर पाएंगे। बाकी भारत के लिए भी मददगार होगा और भारत जैसे अन्य डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए भी, क्योंकि डिसरप्शंस बहुत ज़्यादा हैं और भारत तो इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है तेल का बहुत ज़्यादा, तो भारत को भी यहाँ पे मदद आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ बातें थी एआईआईबी के बारे में जो पता होनी चाहिए। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है स्टेट विजिट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस टू इंडिया। देखो साइप्रस के जो प्रेसिडेंट हैं निकोस क्रिस्टोडोडलस, ये भारत के विजिट पे आए। एंड एक्चुअली पहले तो साइप्रस की लोकेशन आप यहाँ पे समझ लो। देखो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ये बीचों बीच आपको एक आइलैंड देश देखने को मिल जाएगा मेडिटेरियन सी के, जिसका नाम है साइप्रस। साइप्रस की जो आपकी कैपिटल सिटी है वो आपको यहाँ पे निकोसिया देखने को मिल जाती है, जो आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। अब एक बात नोटिस करना, साइप्रस के नॉर्थ में आपको टर्की एंड साइप्रस पे ईस्ट में आपको यहाँ पे सीरिया देखने को मिल जाएगा। बहुत ही लेबनान और इसराइल के पास में लोकेटेड आपको एक कंट्री देखने को मिल जाती है। कुछ खास बातें हैं साइप्रस के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको ये ध्यान रखनी है वो ये है कि साइप्रस ईयू का मेंबर है 2004 से ही, और ये नेटो का मेंबर नहीं है। प्लीज इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। देखो दरअसल में ना ईयू में लगभग 4 ऐसे देश हैं जो कि अभी भी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, जो किसी अलायंस का हिस्सा नहीं है। तो साइप्रस ईयू का हिस्सा है पर वो नेटो के साथ यहाँ पे अलाइंड नहीं है फिलहाल के लिए। ये न्यूट्रल एक अप्रोच जो है वो यहाँ पर रखने की कोशिश करता है, न्यूट्रलिटी। और इसका ऐसा मानना है कि हम मेजर मिलिट्री ब्लॉक्स के साथ अलाइनमेंट नहीं करेंगे, इसीलिए नेटो का हिस्सा नहीं है। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर आपको जो क्लाइमेट है वो सनी क्लाइमेट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सदर्न हिस्सा है और इसका ना एक्चुअली एक नदर्न हिस्सा भी है जिसको केवल टर्की रिकॉग्नाइज करता है। टर्की बोलता है कि जो नॉर्दर्न साइप्रस है ना वो टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस इसको बोला जाए, जिसको टर्की रिकॉग्नाइज करता है। बाकी यहाँ पर एक यूएन बफर जोन भी है जिसको हम ग्रीन लाइन के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स है साइप्रस में वो यहाँ पर ऑपरेट करती है। अब साइप्रस के प्रेसिडेंट भारत में आए तो बहुत सारी बातें यहाँ पे हुई, जैसे दोनों देशों ने अपने रिश्ते को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का यहाँ पे दर्जा दिया। फिर दोनों देशों ने 5 साल का जो डिफेंस कॉपरेशन रोड मैप है उनको भी यहाँ पे साइन किया। एंड एट द सेम टाइम और भी पैक्ट साइन हुए, जैसे आपका काउंटर टेररिज्म के लिए डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग, इनोवेशन,
सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में कॉपरेशन, हायर एजुकेशन, कल्चर, ये सारी चीज़ों के बीच में यहाँ पर इनकी कॉपरेशन आपको देखने को मिली। एंड एट द सेम टाइम दोनों देशों ने बोला कि जो हमारा माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एंड सोशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, इसको एग्रीमेंट है, इसको हम यहाँ पे तेज़ी से तेज़ी यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, ताकि जैसे भारत के बहुत सारे लोग हैं जो साइप्रस में काम करते हैं, उनका मूवमेंट और उनकी वेलफेयर के लिए यहाँ पे काम किया जा पाए। तो ये कुछ हाइलाइट्स थी जो स्टेट विजिट हुआ प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस टू इंडिया। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्या बोला है, वो यहाँ पर स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। और ये लॉन्च कहाँ पे होगा, भारत के जो बॉर्डर टच होते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ से बांग्लादेश से भी पाकिस्तान से भी बहुत भारी मात्रा के अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन है वो आपको देखने को मिलता है। हम उसको पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं और इसीलिए हम यहाँ पर स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। अब इसके माध्यम से सरकार बॉर्डर्स को इस तरह से बना देगी कि उस बॉर्डर्स को पार पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर हम बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, हमारे जो सिक्योरिटी ऑपरेशंस होंगे हम उनको यहाँ पे अच्छे से रन करेंगे। तो जो ट्रेडिशनल तरीका था ना, उसको हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। अब इस एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर आपके ड्रोन्स, रेडार्स, मॉडर्न कैमरास एंड और एडवांस आपकी जो सर्वेलेंस टेक्निक्स हैं उनका हम इस्तेमाल करते रहेंगे। जहाँ पर भी कुछ इन्फिल्ट्रेशन होने की खबर आएगी, हम उसको फटाफट यहाँ पे उसको रोक पाएंगे। बाकी इसके अलावा हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो कि बांग्लादेश का भी और पाकिस्तान बॉर्डर को यहाँ पे देखती है, तो उसकी जुरिस्डिक्शन को जो पहले 15 किलोमीटर थी उसको बढ़ा के 50 किलोमीटर किया गया है, ताकि आराम से बॉर्डर को मैनेजमेंट करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वहाँ की जो स्टेट पुलिस है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सब के बीच में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के माध्यम से जो आपस में सामंजस्य है, कोऑर्डिनेशन है, वो यहाँ पे इंक्रीज करवाया जाएगा, ताकि वहाँ पर भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। बाकी इसके अलावा जो भी अलग अलग रूट्स होते हैं कि कहाँ से घुसपैठिए आते हैं, उसको भी प्रॉपर मैपिंग की जाएगी। एंड हम इस तरह के इलीगल एंट्री चैनल्स को बिल्कुल यहाँ पे शट कर देंगे, कहाँ से स्मगलिंग होती है उसको भी पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। और बीएसएफ के लोगों को बोला गया है कि आप लोकल लोगों के साथ बातचीत करिए अच्छे से, वहाँ के लोकल लोगों के साथ अच्छे कनेक्शन बनाइए, ताकि वो आपकी आइस और ईयर्स का काम करें। कहीं पर भी कुछ गड़बड़ होती है तो पहले वो आपको यहाँ पे आके बता दें, और इसीलिए यहाँ पर स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब रही बात दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, राइट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।